आज के इस वीडियो में हम शेरशाह सूरी के भू राजस्व सुधारों पर बात करेंगे। शेरशाह सूरी के जीवन परिचय, उसके उत्थान, उसके प्रशासनिक सुधारों की चर्चा हम पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं। शेरशाह सूरी ने जितने भी सुधारों को लागू किया, चाहे वे प्रशासनिक सुधार हों, चाहे वे न्याय सुधार हों, सैनिक सुधार हों, भू राजस्व सुधार हों, उनमें उसके भू राजस्व सुधार सबसे महत्वपूर्ण हैं। भू राजस्व का मतलब क्या होता है? लगान। और शेरशाह ने लगान व्यवस्था जो की वो मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी। रैयतवाड़ी का मतलब था सीधे किसान से बात करें आप, बीच में कोई मध्यस्थ ना हो, न ज़मींदार न जागीरदार, सीधे आप किसान से संपर्क करें। इसके अलावा भूमि को उत्पादन के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया: अच्छी, मध्यम, खराब। और तीनों ही श्रेणियों की औसत उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में निर्धारित किया। शेरशाह द्वारा लगान निर्धारण के लिए 3 प्रकार की प्रणालियों को अपनाया गया था, जिसमें कि गल्लाबख्शी, जिसे कि बटाई भी कहते हैं, नक्श या कनकूत या मुक्ताई, ये दूसरी प्रकार की प्रणाली थी लगान निर्धारण की, और तीसरी है नकदी या जब्ती। इन तीनों प्रणालियों में जो लगान निर्धारण प्रणालियाँ थीं, उनमें जब्ती या जमई, जिसे कि भूमापन पद्धति भी कहा जाता है, वह किसानों को अधिक प्रिय थी। इसलिए अधिकांश किसानों ने इसी प्रणाली को अपनाने का आग्रह किया, और किसान किसी भी प्रणाली को अपना सकता था, उसे ये छूट दी गई। तो ये जो 3 प्रणालियाँ थीं, गल्लाबख्शी या बटाई, नक्श या कनकूत या फिर नकदी, तो व्यावहारिक रूप नकदी या जब्ती, तो व्यावहारिक रूप से साम्राज्य के अधिकांश भाग में जब्ती या जमई, जिसे कि मापन पद्धति भी कहा जाता था, जिसके अंतर्गत भूमि को माप के आधार पर उसके लगान का निर्धारण किया जाता था, वही व्यावहारिक रूप से संपूर्ण साम्राज्य में लागू थी। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, मतलब सीधे किसान से संपर्क किया जाए, किसी मध्यस्थ से नहीं, यह व्यवस्था मुल्तान को छोड़कर शेष सारे साम्राज्य में लागू थी। मुल्तान में शेरशाह ने भू राजस्व निर्धारण और संग्रह के लिए वहाँ पहले से ही चली आ रही भू राजस्व प्रणाली, जिसे कि बटाई कहा जाता है, गल्लाबख्शी, बटाई या हिस्सेदारी की प्रथा को चलने दिया, और वहाँ उत्पादन का 1/4 लगान के रूप में वसूल किया जाता था, जो अन्यत्र कहीं परिचित नहीं था। शेरशाह ने लगान निर्धारण में उदारता बरती, किंतु लगान की वसूली में उसने कठोरता को अपनाया। प्राकृतिक प्रकोपों के समय, जैसे कि बाढ़ आ जाए, आग लग जाए या फिर अकाल पड़ जाए, ऐसी स्थितियों में उसने भू राजस्व में या लगान में रियायत दी। और इसके अलावा उसने किसानों को छूट दी कि वे चाहें तो लगान नकद में जमा कराएं, चाहे जींस में जमा कराएं। जींस मतलब अनाज के रूप में, नकद को प्राथमिकता दी जाएगी। अब भू राजस्व की जब्ती प्रणाली को अपनाने के लिए क्या किया गया कि कृषि योग्य भूमि और परती भूमि, जो कि खाली पड़ी रहती है, दोनों का नाप करवाया गया। इस कार्य के लिए उसने किसकी सहायता ली? अहमद खान की सहायता ली। और अहमद खान ने हिंदू ब्राह्मणों की मदद से ये भूमि मापन का काम पूरा करवाया। और भूमि माप के लिए कौन सा पैमाना इस्तेमाल किया गया? शेरशाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज, जिसे कि क्या कहा जाता था उस समय? गज ए सिकंदरी, जिसका नाप क्या था? 32 इंचेस या फिर 39 अंगुल। उंगली से नापते ना, तो 39 अंगुल या फिर 32 इंचेस,
इसका इस्तेमाल किया, गज़े सिकंदरी का, और सन की डंडी का उपयोग करवाया। सन आप समझते हैं, जिससे कि सूतली और बोरियां बनती हैं, उसको बोलते हैं सन। सन की डंडी का प्रयोग करवाया। शेरशाह ने संपूर्ण साम्राज्य से उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया। कैसे लिया भाई? भूमि को तीन प्रकारों में बांट दिया गया। किस आधार पर? उत्पादन के आधार पर, अच्छी, मध्यम, खराब। अब तीनों में साल भर में कितना उत्पादन होता है उसे रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद उनका औसत निकाल लिया गया, और औसत निकालने के बाद 1/3 भाग को भू राजस्व के रूप में वसूल कर दिया गया। लेकिन मुल्तान में उपज का 1/4 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा भू राजस्व के अलावा किसानों को 2 अन्य कर भी देने होते थे। कौन से कर भाई? ये कर थे जरीबाना। जरीबाना मतलब सर्वेक्षण शुल्क। भाई राज्य को वैज्ञानिक रूप से भू राजस्व का निर्धारण करना था। इसके लिए शेरशाह ने ज़ाब्ती प्रणाली को या जमई प्रणाली को अपनाया। ये प्रणाली क्या थी? इसमें भूमि को नापने के बाद भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। तो भाई भूमि को नापना तो पड़ेगा, और इसके लिए उसने अहमद खां को नियुक्त किया था भूमि को नापने के लिए। तो इस सब में खर्चा तो आ रहा था, तो इस खर्चे को कहाँ से निकालेगा राज्य? तो भू सर्वेक्षण के लिए, भूमि के नापन के लिए, मापने के लिए जो खर्चा आता था वो किसानों से ही वसूल किया जाता था। उसे क्या कहते थे? जरीबाना। और एक और दूसरा नया कर था, वो था महासिलाना। महासिलाना क्या होता है? भू राजस्व कर जो एक एक किसान दे रहा है। अभी तक तो जमींदार की या जागीरदार की का उत्तरदायित्व था भू राजस्व एकत्र करके सुल्तान तक पहुंचाने का। लेकिन शेरशाह ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सुल्तान सीधे रैयत से जुड़ता है, किसान से जुड़ता है। बीच में कोई भूमि मध्यस्थ नहीं होते, किसान से सीधा कर वसूल किया जाता है प्रशासन द्वारा। तो प्रशासन का भार बढ़ गया ना, क्योंकि किसान ज़्यादा हैं, ज़मींदार कम हैं। तो पहले तो ज़मींदार भू राजस्व वसूलेगा और फिर वो राजकोष में जमा करा देगा। लेकिन शेरशाह ने नई व्यवस्था लागू की है, तो उसमें शेरशाह के प्रशासन को ही कर वसूल करने पड़ते थे, तो उसका भी खर्चा आता था। अतः महासिलाना यानी कि कर वसूल करने में आने वाले खर्च को निकालने के लिए जो शुल्क लगाया गया था, वो कर संग्रह शुल्क नामक कर भी किसानों को देने पड़ते थे। अब जरीबाना कितना था? जितना किसान भू राजस्व देता था उसका 2.5% जरीबाना था। और महसिलाना कितना था? किसान जितनी कर संग्रह शुल्क देता था, किसान जितना उपज देता था, भू राजस्व देता था, उसका 5% महासिलाना नामक कर के रूप में उसको देना होता था। जरीबाना भू राजस्व का 2.5%, महासिलाना भू राजस्व का 5% देय होता था। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे। अभी भी तो मिलते हैं ना। आपके पिताजी अगर कोई ज़मीन खरीदेंगे या आप कुछ सालों बाद कुछ ज़मीन खरीदेंगे तो आपको ज़मीन का पट्टा चाहिए होगा ना। तो उसी तरह से किसान को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिससे उनको वर्ष में निश्चित लगान देना पड़ता था। भाई पट्टे के हिसाब से एक बार ज़मीन को नाप लिया गया, उस नाप का पट्टा जारी हो गया, तो उसी के हिसाब से फिर आपको लगान देना होगा। किसान कबूलियत पत्र द्वारा, कबूलियत माने स्वीकार करना, किसान कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था। तो आपने अब तक के इस वीडियो में जो भी सुना, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और ये बहुत ही व्यवहारिक अप्रोच शेरशाह ने अपनाई है, और इन भू राजस्व सुधारों से किसानों को बहुत राहत मिली। क्योंकि जो भूमध्यस्थ होते हैं, ज़मींदार, जागीरदार, सामंत, ये किसानों को बहुत चूसते हैं, किसानों से बहुत ज़्यादा लगान वसूल करते हैं और तरह तरह के और कर भी वसूल करते हैं। तो किसानों पे बहुत भार पड़ता है, तो किसानों को बहुत राहत मिली। और दूसरा, राज्य की आय भी बढ़ी, क्योंकि पहले बहुत बड़ा आय, जो लगान का बहुत बड़ा हिस्सा था वो ज़मींदार अपने पास रख लेते थे। लेकिन अब ज़मींदारों को कुछ मिलना ही नहीं है इसमें, तो राज्य की आय भी बढ़ी।
ज़मींदारों और जागीरदारों के प्रभाव में कमी आई। ये इन सुधारों का प्रभाव हुआ। ठीक है, तो अगर हम जल्दी से रिवाइज करें शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था को, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, शेरशाह ने भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा, अच्छी, मध्यम, खराब। तीन श्रेणियों में बांटा। उसके बाद भूमि की माप करवाई, जिसे कि क्या कहता है, जब्ती या जमई प्रणाली। और माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया। कैसे किया गया? जो 3 श्रेणियां थी ना, अच्छी, मध्यम, बुरी, खराब, इन तीनों श्रेणियों में वर्ष में कितना कितना उत्पादन होता है उसका रिकॉर्ड रखा गया और फिर उसका औसत निकाला गया और उस औसत का 1/3 भाग किसान को लगान के रूप में देना होता था। बस एक बात यह है कि मुल्तान में भू राजस्व का 1/3 भाग नहीं देना होता था, वहाँ पर 1/4 भाग देना पड़ता था। ठीक है। इसके अलावा शेरशाह ने रैयतवाड़ी पद्धति को अपनाया, जहाँ पर प्रशासन सीधा किसान से संपर्क करता है, बीच में मध्यस्थ नहीं होते। और मुल्तान में ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू नहीं हुई, वहाँ पर पहले से चली आ रही बटाई व्यवस्था को ही चलने दिया गया। भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी का उपयोग किया गया, जो कि 32 इंच का होता है। भूमि की माप करवाने का काम किसने किया? अहमद खान द्वारा किया गया। लगान के अलावा 2 महत्वपूर्ण कर चलाए, जरीबाना और महासिलाना, जो कि आय का भू राजस्व का 2.5% और 5% होते थे, और पट्टा तथा कबूलियत की व्यवस्था को उसने लागू किया। इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा, और मैंने PDF भी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए हैं, और आप इस वीडियो और PDF की मदद से अपने नोट्स तैयार कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।